नमस्कार दोस्तों इस वक्त दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है। आज की तारीख 1 मार्च 2026 और पिछले 24 घंटे के मिडिल ईस्ट में वो हो गया जिसका डर पूरी दुनिया को दशकों से था। यूएस और इसराइल ने मिलकर ईरान के अंदर घुसकर एक भयंकर और एक्टिव सैन्य हमला किया और इस हमले के नतीजा 1989 से ईरान पर राज कर रहे ईरान के सबसे ताकतवर इंसान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खेमनेई मार गिराए और ईरान के स्टेट मीडिया ने आधिकारिक तौर पर इसकी मौत की पुष्टि कर दी और देश के 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरे पर आकर पूरी दुनिया को चौंकाते हुए ऐलान किया कि खेमनेई जो इतिहास के सबसे दुष्ट लोगों में से एक था अब मारा जा चुका है। इससे यह ईरानी लोगों के लिए अपने देश को वापस लेने का सबसे मौका है। लेकिन क्या ईरान चुप बैठा? बिल्कुल नहीं। खेमनेई की मौत के बाद ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड पागल हो चुकी है। उन्हें तुरंत पलटवार करते हुए ईरान, इजराइल और खाड़ी देश बहरीन, कुवैत, यूएई में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। इस भीषण युद्ध के बाद भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए इमरजेंसी एडवाइजरी जारी कर चुकी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका और इजराइल ने दिन के उजाले में खेमनेई के सिक्योर कंपाउंड को कैसे उड़ाया। ट्रंप ने अचानक ईरान के सत्ता परिवर्तन रिजीम चेंज का यह खूनी खेल क्यों शुरू किया है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के 6 देशों में कैसे अमेरिकी ठिकानों को कैसे तबाह मचाई है। भारत की इमरजेंसी एडवाइजरीज, एयर स्पेस लॉकडाउन और लीडरशिप वैक्यूम, अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। यह वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह आज जो तेहरान में हुआ है वो कल पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगा। दोस्तों, सैन्य इतिहास में कुछ हफ्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ दुश्मन के हथियार नहीं तोड़ते बल्कि सीधे दुश्मन की रीढ़ की हड्डी पर वार करते हैं। 28 फरवरी की सुबह तेहरान में ठीक वैसा ही हुआ जैसा अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने इसे महा हमले का नाम दिया है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और इसराइल की सेना ने इसे कहा ऑपरेशन लोयन रोअर। आप सोच रही होंगे कि इसमें नया क्या है। इसराइल ने तो पहले भी ईरान पर हमला कर चुका है, लेकिन इस बार दो चीज़ बिल्कुल अलग थी जिन्होंने ईरान की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को अंधा कर दिया था। पहला, हमला का समय। आमतौर पर अमेरिका और इसराइल अपने एयर स्ट्रोक रात को ही अंधेरे में करता है ताकि इसके विमान रडार में ना पकड़ सके, लेकिन इस बार दिन के उजाले में हुई। क्योंकि अमेरिका को बिल्डल खाली नहीं चाहिए थी। अमेरिका चाहता था कि ईरान के सीधे सभी टॉप कमांडर, मंत्री और खुद सुप्रीम लीडर अपने दफ्तर में मौजूद हो। और दूसरा सबसे बड़ा हमले का टारगेट इस बार निशाना कोई न्यूक्लियर प्लांट या दूर की पहाड़ियों में बना मिलिट्री बेस नहीं था। इस बार निशाना था तेहरान का दिल, पेशावर डिस्ट्रिक्ट। यह है ईरान के ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन का मतलब है यहाँ ईरान के राष्ट्रपति का आवास, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय और सबसे महत्वपूर्ण यहीं पर ही था ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खेमनेई का सिक्योर कंपाउंड। यह कंपाउंड जमीन के अंदर कई फीट नीचे बंकर में सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अमेरिका के B-2 बम्बर, रडार की पकड़ में न आने वाले घातक बम्बर और इसराइल के F-35S ने मिलकर यह कंपाउंड को 30,000 पाउंड वजनी बम गिराकर उसे बारिश कर दी और उसे उड़ा दिया। कुछ ही सेकंड में ईरान की सत्ता का सबसे सुरक्षित गड्ढा धूल और मलबे में तब्दील हो गया। हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान की सरकारी टीवी पर अचानक रेगुलर पॉडकास्ट रोक दिया गया और स्क्रीन पर कुरान की आयतें चलने लगी और काले कपड़े पहनकर न्यूज़ एंकर ने रोते हुए उस खबर की पुष्टि की जिन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट में सन्नाटा खींच दिया। ईरान के 86 वर्षीय सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खेमनेई के इस कायरतापूर्ण हमले में शहीद हो गए। और सिर्फ खेमनेई ही नहीं बल्कि ईरान के सेमी ऑफिशियली न्यूज़ एंकर्स और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक चूंकि हमले दिन में हुआ है तो इसलिए वक्त में कंपाउंड के मौजूद खेमनेई के परिवार के कई सदस्य, उनकी बेटी, दामाद, पोते और रेवोल्यूशनरी गार्ड के टॉप कमांडर्स भी इस बमबारी में मारे जा चुके हैं। और सैन्य वैज्ञानिक के इस गणित रणनीति को एक बहुत ही खौफनाक नाम दिया गया है जिसे कहा गया सिर कलम करने का हमला। इसका मतलब होता है कि सांप के शरीर को मारने की बजाय सीधे सिर को काट देना चाहिए। जब किसी देश की पूरी टॉप लीडर्स एक ही झटके में खत्म होती है तो देश की सेना सरकार के बीच कमांड और कंट्रोल टूट जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। अमेरिका और इसराइल का मौसाद बिल्कुल साफ है। वो ईरान की सेना को नहीं हराना चाहते थे, वो सीधे तौर पर ईरान की इस्लामिक
सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे, रिजीम चेंज करना चाहते थे। वो चाहते थे कि बिना लीडर के ईरान की जनता सड़कों पर आए और इस सरकार के खिलाफ बगावत कर दे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की जो आग लगाई उसकी लपट अब खुद अमेरिका और इजराइल के ठिकानों तक पहुंच चुकी है। खेमनेई की मौत के बाद ईरान अनाथ नहीं हुआ, बल्कि वो एक पागल शेर में बदल गया है जिसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा। ईरान ने कैसे खाड़ी गल्फ कंट्रीज को मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों को मिसाइलों की बारिश कर दी और मिडल ईस्ट को शमशान बना दिया है। दोस्तों, जब भी दुनिया के कोई युद्ध होता है तो सेना एक दूसरे की रडार, मिसाइल पैड और एयरबेस तबाह करती है, लेकिन किसी देश के सुप्रीम लीडर को सीधे तौर पर मार देना आम युद्ध का हिस्सा नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक में इसे एक्ट ऑफ वॉर, टोटल वॉर भी माना जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने अचानक इतना बड़ा और आक्रामक कदम क्यों उठाया है? क्या यह सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए या फिर उसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मास्टर प्लान था? जब हमने अमेरिकी रक्षा विभाग, पेंटागन और वाशिंगटन की खुफिया रिपोर्ट को खोला तो हमें नृत्यता को खत्म करने वाले हमले के पीछे 3 सबसे बड़े डरावने कारण मिले हैं। नंबर पहला, असैन्य तुरंत खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति शासन ने एक बहुत ही वरिष्ठ ऑफिशियल अधिकारी मीडिया में बताया कि अमेरिका के CIA और इजराइल की मोसाद के पास बिल्कुल पक्की खुफिया जानकारी थी। जानकारी यह थी कि ईरान दुनिया भर में फैले अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर एक बहुत बड़ी प्री एक्टिव हमले करने की योजना बना रहा है। अमेरिका ने तय किया है कि इससे पहले कि ईरान हम पर हमला करे, हम सीधे उनके दिमाग यानी कि सुप्रीम लीडर को ही उड़ा देते हैं। कारण नंबर दूसरा, दारी क्लियर थ्रेट। आप जानते होंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच में जिनेवा में न्यूक्लियर वार्ता चल रही थी जो फेल हो गई। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने अंडरग्राउंड प्लांट्स जैसे फोर्ट्स नतांज में न्यूक्लियर का इंड्रेंचमेंट बेस में बनाने का स्तर पर बेहद करीब पहुंच चुका था। ट्रंप प्रशासन ने रेड लाइन खींच दी थी कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने का अब बस एक ही तरीका बचा है, ईरान की सत्ता को पूरी तरह से उखाड़ फेंको। तीसरा कारण यह है कि सऊदी इजराइल लॉबिंग। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बताती है कि इस हमले के बाद पीछे इजराइल और अरब देश जैसे सऊदी अरब की हफ्तों लंबी लॉबिंग थी। इजराइल ने ट्रंप को यह विश्वास दिलाया था कि जब तक अयतुल्ला खमेनी और उनकी कट्टरपंथी विचारधारा जिंदा है तब तक मिडिल ईस्ट में कभी अशांति पीस नहीं हो सकती है। शाम को मारने के लिए उसका सिर कुचलना ही पड़ेगा। अगर इन तीनों कारणों को मिलाकर तैयार हुआ है द रिजीम चेंज प्लान। डोनाल्ड ट्रंप को मकसद सिर्फ ईरान की मिसाइलें तोड़ना नहीं था, वो ईरान के अंदर एक सिविल वॉर कराना चाहते थे। खमेनी की मौत की पुष्टि होने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर जो लिखा वो उनकी रणनीति का सबसे बड़ा सबूत था। ट्रंप ने उसे पूरी दुनिया और ईरान की आवाज जनता को सीधे तौर पर संबोधित करते हुए कहा, खेमनेई जो इतिहास के सबसे दुष्ट और क्रूर लोगों में से एक था, अब मारा जा चुका है। उसने अपने ही लोगों को खून बहाया था। यह ईरानी लोगों के लिए अपना देश वापस लेना यानी कि टेक बैक देयर कंट्री का सबसे बड़ा मौका है। जरा इसे साइकोलॉजिकल गेम को समझिए दोस्तों। अमेरिका और इसराइल को लगा कि जैसे ही सुप्रीम लीडर मारा जाएगा, ईरान की वो जनता जो हिजाब और महंगाई के खिलाफ है सड़कों पर उतर आएगी और मुल्लाओं की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। अमेरिका बिना जमीन पर फौज पर उतरे ही ईरान की सत्ता को पलट देगा। लेकिन यह अमेरिका का सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन साबित हुआ। खमेनी की मौत के बाद ईरान की जनता को बगावत नहीं की, बल्कि ईरान की सबसे खतरनाक और कट्टरपंथी फौज IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रोप्स ने पूरे देश की को पूरी तरह से अपने मिलिट्री कंट्रोल में ले लिया। अब ईरान के पास खोने के लिए कोई लीडर नहीं था, बस इंतकाम की आग थी। कमांडर ने अपने बेलास्टिक मिसाइलों की साइकिलों खोल दी और कसम खाई कि वो अमेरिका के हर उस बेस को शमशान बना देंगे जहाँ से यह विमान उड़े थे। और फिर ईरान ने मिडिल ईस्ट के 6 से ज़्यादा देशों में अमेरिका के ठिकानों पर कयामत भरपाई की, जिसने तीसरे विश्व युद्ध के बिगुल बचा दिया है। आखिर ईरान ने बहरीन, UAE और इजराइल में क्या तबाही मचाई है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, जब किसी भी देश के सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर को दिन दहाड़े उसके घर में ही मार दिया जाता है तो उसे देश की सेना के पास कोई भी प्लान नहीं होता है। उसके पास सिर्फ एक चीज़ बचती है, धुआं धुआं इंतकाम। अयतुल्ला खमेनी की मौत के चंद ही घंटों के भीतर ईरान के सबसे खूंखार और ताकतवर फौज IRGC
इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प ने देश को पूरा कंट्रोल में अपने हाथों में ले लिया। ईरान की संसद के स्पीकर ने टीवी पर आकर रोते हुए अमेरिका और इसराइल के गंदे और खून के प्यासे अपराधी कहकर उसे कसम खाई कि हम इस कायरपूर्णता हत्या को ऐसा जवाब देंगे कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की लाश गिनते गिनते थक जाएगा। और इसके कुछ ही मिनटों बाद ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस का वो खौफनाक चरम शुरू किया जिससे पूरे अरब सागर और खाड़ी देश गल्फ कंट्रीज को आग की लपेट में धकेल दिया। ईरान ने इस बार सिर्फ इसराइल पर बम नहीं बरसाए बल्कि ईरान ने इसे बहुत ही खतरनाक कूटनीतिक रेड लाइन पार कर दी है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जो भी देश अमेरिका को अपना एयर स्पेस या मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने देगा वो ईरान का सीधा दुश्मन माना जाएगा। चूंकि अमेरिकी लड़ाकू विमान ने खाड़ी देशों से के ऊपर उड़ान भरी थी तो इसलिए ईरान ने अपने पूरे गुस्से भरकर अरब स्टेट कर उतार दिया। ईरान ने कहा कयामत बरसाई। ध्यान से सुनिए। बहरीन। ईरान ने सबसे बड़ा और सबसे घातक हमला बहरीन की राजधानी मनामा पर किया क्योंकि क्योंकि मनामा की अमेरिकी की यूएस फिफ्थ फ्लीट अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा हेडक्वार्टर है। ईरान की क्रूज मिसाइल और शहद ड्रोन के झुंड ने नौसेना के अड्डे पर हमला कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा हमला संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी का अल दफरा एयरबेस जहां अमेरिका की नौसेना तैनात है वहां आसमान से आग बरसाई। यूएई के रक्षा विभाग ने दावा किया है कि उन्होंने हवा में ही 137 मिसाइलें और 209 ड्रोनों को मार गिराया इंटरसेप्ट कर दिया है लेकिन फिर भी कुछ मिसाइलें जमीन पर एक गिरी है। पहले यूएई ने इसे युद्ध के कारण आम नागरिकों को हताहत होने की खबर आई है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दहशत का माहौल बन चुका है। कुवैत और इराक। ईरान ने प्रॉक्सी में मिलिशिया कुवैत और हिजबुल्लाह ने इराक के एरबिला बेस पर भी कुवैत के अल सलेम एयरबेस को दर्जनों रॉकेट दागे हैं। और इन सब के बीच में ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल कैसे बच सकता था। ईरान ने अपने सबसे एडवांस फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल सीधे तेल अबीब और हाइफा की तरफ दाग दी। इसराइल का आयरन डोम और एरो सिस्टम रात भर आसमान में आग उगलते रहे लेकिन हमले के कुछ ही बड़े पैमाने पर थी तो कुछ हमले मिसाइल जमीन पर भी गिरी और इसराइल के सारे स्कूल बंद है। लाखों लोग बंकर में छिपे हुए हैं। इसराइल की सरकार ने पूरे देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू कर दिया है। जरा इस खौफनाक रणनीतिक में समझिए दोस्तों। ईरान का संदेश पूरी दुनिया और खासकर अमेरिका को बिल्कुल साफ है। अगर तुम हमारी सत्ता गिराओगे तो अगर तुम हमारे लीडर को मारोगे तो हम अकेले नहीं डूबेंगे। हम पूरे मेरे मिडल ईस्ट की इकोनॉमिक तेल के कुएं और तुम्हारी सारे सैन्य अड्डे को अपने साथ सुनसान बना देंगे। यह कोई आम झड़प नहीं है, यह टोटल वॉर है। जब आसमान से मिसाइलें गिर रही है तो ज़मीन पर दुनिया की इकोनॉमिक और शेयर बाजार भी क्रैश हो रही हैं। दोस्तों जब मिडिल ईस्ट में आग लगती है तो उसकी तपिश पूरी दुनिया को महसूस होती है। खेमनेई के मौत और ईरान के खौफनाक पलटवार ने दुनिया को सिर्फ तीसरे विश्व युद्ध के मुहायने पर नहीं खड़ा किया है बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक को भी वेंटिलेटर पर ला दिया है। इस महायुद्ध के 3 सबसे बड़े तुरंत देखने को मिल रहा है। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होंगे इसके बारे में हम बात करते थे तो ग्लोबल चेक पॉइंट्स जैसे मिसाइल गिरना शुरू हुई दुनिया के तेज बाजार का हाकाक मचा दिया। ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक करने की धमकी दी है जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल क्रूड ऑयल गुजरता है। नतीजा कच्चे तेल की कीमतें रातों रात 15 से $20 बैरल उछाल कर गई है। भारत के शेयर बाजार स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे गिरना शुरू हो गई है। अगर यह युद्ध 10 दिन भी चला तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू लेगी। द एयर स्पेस लॉकडाउन सिविल एविएशन का पूरा सिस्टम ठप हो गया है। इसराइल, ईरान, इराक, कतर, कुवैत, यूएई अपना एयर स्पेस को पूरी तरह से सील कर दिया है। फ्लीट रडार पर पूरा मिडल ईस्ट ब्लैकआउट दिखाई दे रहा है। यूरोप और अमेरिका जाने वाली एयर इंडिया सहित दुनिया भर की हजारों फ्लाइट रद्द कर दी है। तुरंत बहुत लंबे और महंगे रूट के द्वारा भेजी जा चुकी है। भारत का अलर्ट। इस महायुद्ध का भारत का सीधा असर हमारे उन नागरिकों पर पड़ा है जो इन देशों में अपनी रोजी रोटी कमाने गए हुए हैं। ईरान में लगभग 10,000 और इसराइल में लगभग 18,000 से ज़्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। हालात इतने गंभीर को देखते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने आधी रात को एक एक्शन लिया तो तेहरान और तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी एडवाइजरी जारी कर दी है। सभी भारतीय नागरिक अत्यंत सतर्क रहे, गैर जरूरी यात्रा तुरंत रोक दे और सुरक्षित शेल्टर के पास रहे। किसी भी कमर्शियल फ्लाइट
के मिलते ही तुरंत देश छोड़ने का विचार करें। भारत सरकार ने अपने 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर चालू कर दिया है। अगर हालात नहीं सुधरे तो भारत को ऑपरेशन अजय 2.0 शुरू करने अपने नागरिकों को मिलिट्री एयरक्राफ्ट करने का एयरलिफ्ट करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों इस पूरी लड़ाई का एंड गेम क्या है? ट्रंप ने खेमनेई को इसलिए मारा ताकि खेमनेई की सत्ता पलटी जाए, क्योंकि क्या ऐसा होगा? खेमनेई की मौत ने ईरान की 1989 के बाद सबसे भयंकर पावर वैक्यूम या लीडर का संकट पैदा कर दिया है। ईरान के संविधान के मुताबिक 1888 मौलवियों की एक संस्था होती है जिसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट कहती हैं। इस संस्था के नया सुप्रीम लीडर चुनना होता है। फिलहाल ईरान के राष्ट्रपति और न्यायपालिका के प्रमुख ट्रांजिशनल लीडर चला रहे थे, लेकिन असली खतरा यह है कि ईरान की सत्ता अब सीधे तौर पर IRGC रेवोल्यूशनरी गार्ड का सैन्य कब्जा हो सकता है। अगर ईरान में नया लीडर चुनने के लिए अंदरूनी सिविल वॉर छिड़ गया है तो ट्रंप को रिजीम चेंज का प्लान सफल हो जाएगा। लेकिन अगर RGC ने ताकतवर होकर सत्ता हथिया ली तो ईरान पहले से भी 100 गुना ज़्यादा खतरनाक और परमाणु हथियारों से लैस देश बन जाएगा। अब मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अमेरिका और इजराइल को यह सुप्रीम लीडर को मारने का फैसला सही था या उन्हें पूरी दुनिया का विनाश की आग में धकेल दिया है? क्या ईरान का यह खाड़ी देशों पर खौफनाक पलटवार अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा? और क्या भारत को इस युद्ध में न्यूट्रल रहना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, मैं आपकी कमेंट खुद पढ़ता हूं। अगर आपको कूटनीतिक और जियोपॉलिटिकल का यह 360 डिग्री मास्टर क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को और अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ग्लोबल क्राइसिस को अलर्ट रहे और दुनिया के सबसे जटिल मुद्दों को इस तरह से आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।